का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव आयुक्त ने धनपत सिंह ने जानकारी दी है। चुनावी मैदान में नगर निगम मेयर पद के 39 उम्मीदवार हैं। नगर परिषद और नगर पालिका चेयरमैन के लिए 184 उम्मीदवार हैं। बोर्ड के सदस्यों के लिए 2335 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव। 2 मार्च को मतदान है, 12 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर है। हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने ये जानकारी दी है। चुनावी मैदान में नगर निगम मेयर पद के 39 उम्मीदवार हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम मेयर पद के 39 उम्मीदवार, नगर परिषद और नगर पालिका चेयरमैन के लिए 184 उम्मीदवार हैं। बोर्ड के सदस्यों के लिए 2335 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव और 2 मार्च को मतदान होना है, 12 मार्च को नतीजे आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने खुद इस बात की जानकारी दी है। चुनावी मैदान में नगर निगम मेयर पद के 39 उम्मीदवार हैं। नगर परिषद और नगर पालिका चेयरमैन के लिए 184 उम्मीदवार हैं। विशेष संवाददाता रवि कालीनमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, और क्या जानकारी, जिस तरह से निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हैं, हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने भी कई अहम जानकारियां जो दी हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से बताया गया है? बिल्कुल, देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में विभिन्न नगर निगमों में महापौर के लिए 39, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के प्रेसिडेंट के लिए 184 और वार्ड सदस्यों के लिए 2335 उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित जो है वो किए जाएंगे। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में पानीपत नगर निगम को छोड़कर बाकी सभी स्थानीय निकायों में नाम वापस लेने के बाद संबंधित निगमों के महापौर पद के लिए 39, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के प्रेसिडेंट पद के लिए 184 तथा वार्ड सदस्यों के लिए 2335 उम्मीदवार मैदान में होंगे। सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित जो है वो कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने यह भी बताया कि महापौर पद की अगर बात की जाए, महापौर पद के लिए नगर निगम फरीदाबाद में 6, गुरुग्राम में 2, मानेसर में 4, हिसार में 7, करनाल में 4, रोहतक में 5 तथा यमुनानगर में 4 उम्मीदवार मैदान में। उन्होंने ये भी बताया कि नगर निगम अम्बाला महापौर पद के लिए पद के उपचुनाव के लिए 2 तथा सोनीपत नगर निगम महापौर पद के लिए होने वाले उपचुनाव में 5 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि नगर परिषद प्रेसिडेंट पद के लिए अम्बाला सदर में 4, जाटौली मंडी में 11, थानेसर में 5, सिरसा में 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार नगर पालिका की जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई। उनकी तरफ से जानकारी में बताया गया कि बराड़ा में 7, भवानीखेड़ा में 11, लोहारू में 17, सिवानी में 8, जाखल मंडी में 3, फरूख नगर में 11, नारनौंद में 10, बेरी में 5, जुलाना में 9, कलायत में 7, सीवन में 8, कुंडरी में 3, इंद्री में 3, नीलोखेड़ी में 3 और अटेली मंडी में 5, कनीना में 7, तावड़ू में 10, हसीन में 9, कलानौर में 4, खरखोदा में 4 और रादौर में 5 उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम जो जानकारी है वो चुनाव आयुक्त धनपत सिंह, राज्य चुनाव आयुक्त को उनकी तरफ से दी गई है। चलिए, शुक्रिया आपका रवि जानकारी देने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज और चुनावी मैदान में नगर निगम मेयर पद के 39 उम्मीदवार हैं। नगर परिषद और नगर पालिका के भी उम्मीदवारों की जानकारी यहां पर दी गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ सहयोगी महेंद्र सिंह करनाल से जुड़ गए हैं और कनीना से राजीव सुल्तानिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से चुनावी मैदान में नगर निगम पद की अगर बात की जाए, आप ऑल ओवर निकाय चुनाव की बात की जाए, तो उसको लेकर तैयारियां जो है वो तेज हैं। बात अगर करनाल की करें तो करनाल से किस तरह की हलचल जो है वो सामने आ रही है, और खासतौर पर तब जब हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अहम जानकारियां भी दी हैं।
जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि जी, अभी चुनावों की बात करें तो निकाय चुनाव में जो सिंबल है वो कल प्रत्याशियों को आवंटित कर दिए गए थे। इसके बाद जो है करनाल नगर निगम के मेयर पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि मुकाबला जो है सीधे रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बड़ी बात यह रही क्योंकि निकाय चुनाव से पहले ही जिस तरह से कांग्रेस में फूट सामने आई थी, बगावत सामने आई थी, वो लगातार जारी है। कल भी जिस तरह से कुछ जो कांग्रेस समर्थक थे वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। उसके बाद करनाल नगर निगम के 2 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसी तरह से नगर पालिका इंद्री में भी 3 पार्षद जो हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो ऐसे में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो पूरी तरह से तेज है और अब जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ेगा तो उसमें और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। राजीव, अब आप बताइए कनीना में कैसी तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर? जी सृष्टि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कनीना नगर पालिका जो है उसमें 7 उम्मीदवार चेयरमैन पद के लिए मैदान में है, जिनको रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सिंबल अलॉट कर दिए गए थे। और वही हम 14 वार्डों में पार्षदों की बात करें तो कुल 51 नामांकन हुए थे, जिसमें से 10 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए थे और कल 41 जो पार्षद के उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में हैं, जिनके लिए रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा उन सभी को सिंबल अलॉट कर दिए गए। और आज हम शहर में गए तो हमने देखा कि वहां पे बड़े जोर शोर से सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और अब वोटर को लुभाने के लिए तरह तरह के वो अपने हथकंडे अपना रहे हैं। यदि हम कनीना नगर पालिका के बात करें तो यहाँ पर किसी भी पार्टी ने सिंबल नहीं दिया, बिना सिंबल के ही निर्दलीय जो है वो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सभी जो प्रत्याशी हैं वो चाहे हम पार्षद उम्मीदवार की बात करें या चेयरमैन के उम्मीदवार की बात करें, वो वोटरों के पास जा रहे हैं और अपने अपने जो घोषणा पत्र हैं वो वोटरों के सामने रख रहे हैं और चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। मैं महेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी कि खासतौर पर निकाय चुनाव में हम अक्सर देखते हैं कि जो बुनियादी सुविधाओं से जुड़े जो चुनावी मुद्दे रहते हैं, अगर हम करनाल की बात करें तो यहाँ पर लोगों के जहन में कौन कौन से वो जो मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर अपने शहरी सरकार जनता चुनेगी? विशिष्ट आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो निकाय चुनाव में स्थानीय जो मुद्दे होते हैं वो ज्यादा प्रभावी रहते हैं, क्योंकि जनता सीधे रूप से जो है ऐसे पार्षदों का चयन करती है जो उनसे मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने के लिए उन पर जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके अलावा जैसे नगर पालिका है, नगर निकाय है, उनके साथ भी सीधा सरोकार आम जनता का रहता है। तो ऐसे में करनाल में भी जनता जो है इस बार निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों को देखते हुए मतदान का इस्तेमाल करेगी। करनाल में बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ अवैध कॉलोनियों को लेकर है, क्योंकि 100 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां बीते 10 सालों में काटी गई हैं और इनमें सैकड़ों परिवार रह रहे हैं जिनको मूलभूत सुविधाएं जैसे पक्की गलियां हैं, नालियां हैं, पीने का पानी है, इस तरह की सुविधाएं भी नहीं मिल रही। यह बड़ा मुद्दा जो है निकाय चुनाव में रहने वाला है। इसके बाद जिस तरह से करनाल को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था, स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट जो है शुरू भी किए गए थे, लेकिन अभी भी करनाल जो है पूरी तरह से स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया है। कुछ ही क्षेत्र है जहां पर विकास पर फोकस किया गया है, लेकिन जो बाहर की कॉलोनियां हैं शहर से दूर दराज में लगती हैं उनमें अभी भी विकास की दरकार है। तो ऐसे में अब निकाय चुनाव में यह मुद्दा बेहद प्रभावी ढंग से रहने वाला है। वही बात करें कि राजनीतिक पार्टियां भी अपने संकल्प पत्र तैयार कर रही है, घोषणा पत्र, कि उनके जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं वो किन घोषणाओं को लेकर, किन वादों को लेकर जनता के बीच में जाएंगी, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र लेकर आई है, वही कांग्रेस भी जल्द अपना घोषणा पत्र लेकर आएगी। तो उसमें शहर के लोगों के लिए क्या वादे करती है दोनों पार्टियों के कैंडिडेट, वो भी देखने वाली बात होगी और उसी के आधार पर जनता तय करेगी कि वो अपना मतदान का इस्तेमाल किस प्रत्याशी के पक्ष में करेगी। जी। और इसी तरह से क्योंकि चुनावी मुद्दों का अगर हम जिक्र करें, क्या कुछ समस्याएं कनीना की हैं राजीव जो जनता चाहती है कि उनको तेजी से उस पर काम होना चाहिए और बदलाव होना चाहिए?
सृष्टि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो नगर पालिका है वो 73 वर्ष पुरानी है। यहाँ पे 1952 में नगर पालिका बनी थी, लेकिन कनीना शहर में विकास की बात करें तो विकास में लोगों का आज भी यही कहना है कि कनीना शहर में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। चाहे वो गंदे पानी की निकासी की बात करें, चाहे वो सड़कों के निर्माण की बात करें, चाहे वो पीने के पानी की बात करें, आज भी लोगों का यही कहना है कि शहर में अधिकांश गलियां जो हैं वो कच्ची हैं, और जो गलियां बन भी रही हैं तो उनमें भी गंदे पानी की जो समस्या है वो मुख्य है। तो लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि हम उसी को वोट करेंगे जो कनीना शहर का विकास करा सके, क्योंकि यहाँ पर पिछड़ापन जो है वो आज भी शहर के अंदर दिखाई दे रहा है। क्योंकि बरसात के दिनों में तो शहर की बद से बदतर हालत हो जाती है, क्योंकि जो गंदा पानी है वो गलियों में जमा हो जाता है, और लोगों का ये भी कहना है कि उनको घरों में 2-2 फीट पानी घुस जाता है। लेकिन अभी तक जो है प्रशासन के द्वारा इस तरह की समस्याओं का समाधान कुछ किया गया है, लेकिन अब भी बहुत तेज बरसात होने पर घरों में पानी खड़ा रहने की समस्या लगातार बनी रहती है। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो प्रत्याशी इन समस्याओं का समाधान करा सकेगा हम उसी को वोट करेंगे और उसी को चेयरमैन के पद पर बैठाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो था वो पार्षदों के द्वारा यहाँ पर चुनाव चेयरमैन का होता था, लेकिन अब की बार कनीना में महिला पद के लिए जो सीट है वो रिजर्व की गई है। और तो वोटर का साफ तौर पर यही कहना है कि जो महिला पढ़ी लिखी होगी और जो शहर का विकास करा पाएगी हम उसी को वोट करेंगे। महेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का दावा है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दोबारा मौका दिया है, उसी तरह से निकाय चुनाव में भी जिताकर कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो लोग बनाएंगे। आप जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो किस तरह का लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, या उनकी कहा जा सकता है कि सोच क्या कहती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से दिल्ली चुनाव में जीत के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी उत्साहित है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि निकायों चुनाव में भी उनकी जीत हासिल होगी और प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार जो है बनेगी। जब 2 दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी करनाल पहुंचे थे तो सैकड़ों की संख्या में दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जो है ज्वाइन की थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज बीजेपी की तरफ से देने का प्रयास किया गया है। पहले ही बीजेपी की जो है शहरी क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है, और इस तरह से जब समर्थन मिलता है दूसरी पार्टी के नेता बीजेपी में जिस तरह से शामिल हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी कुछ अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है, क्योंकि 10 वर्षों की बात करें करनाल नगर निगम में यहां बीजेपी का शासन रहा। तो एंटी इनकम्बेंसी की बात कहें या जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया कि अवैध कॉलोनियों का बड़ा मुद्दा है, प्रशासन की सरकार के रोक के बावजूद भी यहां 100 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं और उनमें जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस मैदान में जा रही है। जनता की बात करें तो जनता का सीधा सरोकार अपनी समस्याओं को समाधान को लेकर, अपनी मूलभूत जरूरतों को लेकर होता है। तो ऐसे में जनता किस पर विश्वास जताएगी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब भी जो स्थानीय वोटर की बात करते हैं, हम उनसे बात करते हैं तो उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि जो उनके वार्ड का, उनके क्षेत्र का विकास करा पाएगा ऐसे ही जनप्रतिनिधि को चुनना वो तय करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका भी, और राजीव धन्यवाद, आपने तमाम जानकारियां जो यहां पर दी। तो हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने भी निकाय चुनाव को लेकर कुछ जरूरी जानकारियां दी हैं, और बात अगर की जाए अलग अलग शहरों की तो तैयारियां जो हैं वो निकाय चुनाव को लेकर तेज नजर आ रही हैं। और जिस तरह से महेंद्र भी जानकारी दे रहे थे कि लोग अपनी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जो भी बातें हैं, समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखकर इस बार निकाय चुनाव में वोट करेंगे।